जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3। अच्छा, इधर आ जाओ। अच्छा जी, रिसर्च को कल हमने पढ़ा था बाय डिफॉल्ट कहाँ डालना है? एक्सपेंस में। डेवलपमेंट अगर 6 क्राइटेरिया पूरे कर रही है तो कैपिटलाइज। वो 6 क्राइटेरिया क्या थे हमने नहीं पढ़े थे। और डेवलपमेंट अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही तो एक्सपेंस में डालना है। अच्छा, अगली चीज़ आप मुझे ये बताएं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस डिपार्टमेंट में होती है? R&D डिपार्टमेंट में, लेबॉर्ट्री के अंदर। लेबॉर्ट्री के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है। जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो वो हो के जो भी चीज़ बनती है, फॉर्मूला बनता है, सफ़े पे लिखा जाएगा, सॉफ्टवेयर बनता है, उसकी कोडिंग होगी। लेबॉर्ट्री के अंदर जो भी चीज़ बनेगी वो इन द एंड किसको हैंड ओवर कर दी जाएगी? फैक्ट्री में चीजों की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी। फैक्ट्री में क्या शुरू होगी? चीजों की कमर्शियल प्रोडक्शन। अगर पेपर में एक लफ्ज लिखा हुआ आ जाए कि हमने चीजों को कमर्शियली लॉन्च कर दिया है, तो आपको इससे क्या फीलिंग आ रही होगी? रिसर्च शुरू हुई है, डेवलपमेंट शुरू हुई है, या डेवलपमेंट खत्म हुई है? आई रिपीट, अगर पेपर में यह लफ्ज लिखा आ जाए हमने चीजों को कमर्शियली लॉन्च कर दिया है, तो इसका क्या मतलब होगा? रिसर्च शुरू हुई है, रिसर्च खत्म हुई है, डेवलपमेंट शुरू हुई है, या डेवलपमेंट खत्म हुई है? जिस वक्त डेवलपमेंट खत्म होती है, चीज को हैंडओवर कर दिया जाता है फैक्ट्री को, वहां पे कौन सी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है? कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। क्लियर? अच्छा जी, अब हमने 6 क्राइटेरिया पढ़ने हैं डेवलपमेंट के, उसके बाद सवालों की तरफ मूव करते हैं। ये कल वाले पैरा स्टिक कर लिए थे स्टैंडर्ड में जाके? ओके, गुड। पेज 192। An intangible asset arising from development shall be recorded if and only if an entity can demonstrate all of the following। अगर ये 6 चीजें पूरी हो जाएं तो आपने डेवलपमेंट को कहां डालने लग जाना है? इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड करने लग जाना है। ठीक है? और इंटेंजिबल आपका बनना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। ये 6 चीजें आपने याद नहीं करनी, बस आपने एक रीड आउट कर लेनी है। जिस प्रोजेक्ट में, किस प्रोजेक्ट में जान होगी, किस डेवलपमेंट में जान होगी, जिसमें कितनी बातें पाई जा रही हों, ये 6 बातें जिस डेवलपमेंट में पाई जा रही हों उस डेवलपमेंट में जान होगी। इफ एंड ओनली इफ एन एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग। भाई अबू बकर चुप। टेक्निकल फिजिबिलिटी, ये कौन बताएगा? आप अकाउंटेंट बताया करेंगे सीए करने के बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी, या वो इंजीनियर साइंसदान बताया करेंगे? द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज। कुछ इंटेंजिबल आप यूज के लिए बनाते हैं, कुछ इंटेंजिबल आप सेल के लिए भी बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे हो। अच्छा जी, इट्स से क्या मुराद है? एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट। क्या डेवलपमेंट शुरू कर देना जरूरी है या नियत भी होके पूरी करेंगे? अच्छा, पहली बात क्या हो गई? टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी टेक्निकली पॉसिबल भी हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज हम कर रहे हो, हमने सोचा जी हमने सूरज के अंदर जाना है, वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तो टेक्निकली पॉसिबल हो, और दूसरी बात, हाँ, इंटेंशन हो आपकी मुकम्मल करने की। तीसरी बात, इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल। इसका मतलब मार्केट लिख ले, मार्केट हो इसकी। मार्केट होगी तो सेल करेंगे ना, अगर मार्केट नहीं होगी उस चीज की तो सेल नहीं करेंगे। या अगर खुद यूज करना है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए चीज की। इट्स एबिलिटी टू सेल द इंटेंजिबल। कौन सी चीज सेल हो सकती है? इसकी मार्केट हो। और कौन सी चीज नहीं सेल हो सकती? इसकी मार्केट ना हो। ये सारी चीजें याद नहीं करनी, और इनको तो कभी आई के अपने टेस्ट वैसे ही नहीं किया। बस 6 क्राइटेरिया एक लफ्ज जहन में रखने के पूरे होने चाहिए। हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कैसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे? जैसे कल हमने वो बनाई थी कोरोना की वैक्सीन, तो वो उसको बेच के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे। कल हमने गाड़ी बनाने की कॉपी बनाई थी, तो उससे गाड़ियां बना के बेनिफिट आएंगे। अमंग अदर थिंग्स इसमें क्या क्या देखेंगे? द एंटिटी, एंटिटी क्या होता है? कंपनी।
जो काम कर रही है। द कंपनी कैन डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट फॉर आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल, ऑलमोस्ट वही बात, मार्केट आपने बतानी है इसकी, और द इंटेंजिबल इटसेल्फ। कई दफा आप उसकी मार्केट बताएंगे या इटसेल्फ अगर आपने उसको इंटरनली यूज करना है। कोई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कॉलेज वालों ने बनाया, अब उसको बेचेंगे तो नहीं, कहां यूज करेंगे, इंटरनली यूज करेंगे। एंड द यूजफुलनेस ऑफ इंटेंजिबल, और उससे क्या फायदा आएगा। अच्छा जी, पांचवी चीज, एबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ये मैंने कल आपसे बात की थी, किसी को याद हो? एबिलिटी ऑफ, हमने ओनर से पूछा भाईजान पैसे हैं, ओनर ने कहा पैसे नहीं है पूरा करने के लिए। अच्छा, टेक्निकली पॉसिबल भी हो और टेक्निकली आपके पास रिसोर्सेज भी मौजूद हो। टेक्निकल का लफ्ज तो पहले भी आ रहा था ना, वो था टेक्निकली पॉसिबल हो ये प्रोजेक्ट, और दूसरा है आपके पास क्या हो, टेक्निकल रिसोर्सेज भी मौजूद हो टू कंप्लीट द डेवलपमेंट। और बाद में आपकी मर्जी है, इंटेंजिबल को अपने दफ्तर में यूज कर लें, या इंटेंजिबल अगर आपने ऐसा बनाया कि दूसरों को बेचा जा सकता है तो उसको बेचना शुरू कर दें। एंड इन द एंड आखिरी घिसी पिटी बात जो आपने FR1 में हर स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि इंटेंजिबल में जो कॉस्ट हो रही है उसकी रिलायबल मेजरमेंट हो सके, यानी जो खर्चा हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जा सके। इट्स एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। इन सारी बातों के दरमियान में यहां एंड क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि ऊपर ऑल लिख दिया ना इसने, बस ऑल लिख दिया तो बात काफी है। अब बीच में एंड को घुसाने की क्या जरूरत है? तो 6 की 6 शराइत जब सारी की सारी पाई जा रही हो तो इस इंटेंजिबल को बोले हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। इस डेवलपमेंट फेज को हम क्या करेंगे। अब मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं, वो बहरिया टाउन वाले का क्या नाम है, मलिक रियाज। कुछ मलक कह रहे हैं, कुछ मलिक कह रहे हैं, वट एवर द मलिक में भी। मलिक रियाज साहब ने कोई प्रोजेक्ट शुरू करवाया कि जी हम जो है वो चांद के ऊपर जाके बहरिया टाउन लॉन्च करने लगे हैं, तो वहां पे प्लॉटिंग होने लगी है। तो अब ये मलिक रियाज साहब ने कहा जी ये टेक्निकली भी पॉसिबल है। उन्होंने कहा कोई नहीं, चांद पे ज़मीनें सोने मिलनी शुरू हो गई हैं। मलिक रियाज साहब ने कहा जी हम इंशाल्लाह उधर बेच भी सकेंगे बना के, और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, लोगों से किराया आएगा, और इसके बाद टेक्निकली पॉसिबल भी है और इसका खर्चा भी मैयर हो सकता है। लेकिन मलिक रियाज ने आपको एज एन अकाउंटेंट कान में बताया कि आई हैव नो इंटेंशन टू कंप्लीट, मेरी कोई इंटेंशन इसको कंप्लीट करने के लिए नहीं है। ऐसे कुछ 4-5 साइंसदान, कोई इंजीनियर यूईटी से आए थे मेरे पास, तो वो वेले थे। मैंने कहा जरा इनको काम लगा दूं, ये भी लगे रहेंगे, ये भी खुश हो जाएंगे, तो ये बस लगे हुए हैं, इनको लगा रहने दो। मेरे लिए पैसा कोई मसला नहीं है, वो पैसा मेरे लिए कोई मसला नहीं है, कागज़ की तरह मैं बहा रहा हूँ, वो कोई मसला नहीं, मेरी इंटेंशन ही नहीं है इसको कंप्लीट करने की। तकरीबन 3-4 महीने बाद मैंने इनको कहना है बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से निकलो। अब बता दें 5 बातें पूरी हो रही थी, लेकिन एक बात पूरी ना होने की वजह से आप इस डेवलपमेंट को इंटेंजिबल बनाएं या इसको एक्सपेंस में डालना शुरू कर दें, एक्सपेंस में डालना शुरू कर दें। तो ये 6 क्राइटेरिया है। अब इसको आपने याद नहीं करना, इन 6 क्राइटेरियाज को। सवाल में कोई ना कोई ऐसी लाइन आ जाया करेगी जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इससे पहले डेवलपमेंट की बुरी वाली फेज चल रही थी और इसके बाद डेवलपमेंट की अच्छी वाली फेज चल रही है। अच्छा जी, सर अगर हम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तो हमने लोन लिया तो उसकी बोरिंग कॉस्ट हम शुरू करते हैं, वो अलग डिस्कशन है कि वो कितना अरसा बना। अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो आपकी बात ठीक है। अच्छा जी, अब अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है जो आपने बड़ी गौर से सुननी है। इनटेंजिबल्स जो हैं हमारे, आज एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जो हजरात आज पहली दफ़ा आए हैं दुनिया ज़िंदगी में इधर क्लास में FAR2 की, तो वो हजरात भी ज़रा परेशान ना हों। कोई ऐसी जो बात होने लगी है मुश्किल नहीं है। भाईजान सालन 2 किस्म के हैं, एक वो सालन है जो आप बना बनाया खरीदें और एक वो सालन है जो आप घर में खुद बनाएं। इसी तरह सॉफ्टवेयर भी 2 किस्म के हैं, एक वो सॉफ्टवेयर हैं जो आप बने बनाए खरीदें, एक वो सॉफ्टवेयर हैं जो आप खुद बनाएं। एक वो फार्मूला है बोतल का जो आप बना बनाया किसी से खरीद लें, और एक वो फार्मूला है बोतल का, वो रेसिपी है जो आप खुद बनाएं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि यू वांट टू परचेज और यू वांट टू इंटरनली जनरेट।
अच्छा जी, परचेज की हुई चीजें इनटेंजिबल एसेट होती हैं और हम इनको क्या करते हैं, कैपिटलाइज। पांच ऐसे इंटेंजिबल जिनको आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पांच ऐसे इंटेंजिबल जिनको आप खुद बनाएं तो उनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना, उनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना। कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट, कॉलेज वाले कहते हैं कि जी हमने बड़ा अरसा लगा के मिसाल के तौर पे कोई कस्टमर लिस्ट बना ली है, या पंजाब यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि हमने बड़ा अरसा लगा के एक कस्टमर लिस्ट बना ली है कि हमारे पास जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी 20 साल से है, तो बच्चों का हम नाम लेते थे, बच्चों का टेलीफोन नंबर लेते थे और सारी चीज़ें करते थे, साथ साथ कस्टमर एक लिस्ट हमारी बनती गई। अब किसी बहुत बड़ी कंपनी ने पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को अप्रोच किया है कि यार वो कस्टमर लिस्ट हमें चाहिए, तो स्टूडेंट्स के अंदर हम चीज़ें बेचना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करना चाहते हैं या जॉब्स एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो क्या उनको एक टारगेटेड लिस्ट मिल जाएगी? क्या अगर वो ये चाहें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो बॉटनी के इलाके वाले बच्चे हैं, बॉटनी वाले डिपार्टमेंट के, उनकी लिस्ट अलग से मिल जाए, वो मिल जाएगी? तो मुझे बता दें, पंजाब यूनिवर्सिटी के फुट स्टेप्स, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के ओनर के जूते पहन के सोच के बताएं, क्या ये जो कस्टमर लिस्ट बनाई है, क्या इसमें जान है? क्या इससे फ्यूचर में बेनिफिट आ सकता है? हम इसको किसी को बेच भी सकते हैं, और इस बनाई हुई कस्टमर लिस्ट को, जिसमें बच्चों के टेलीफोन नंबर आ रहे हैं, बच्चों के नाम आ रहे हैं, अगर किसी को बेचें ना तो क्या इस कस्टमर लिस्ट से खुद भी फायदा उठा सकते हैं कोई नई प्रोग्राम्स लॉन्च करके? अच्छा, इसी तरह कॉलेज वाले भी आपकी कस्टमर लिस्ट बनाते रहते हैं। फिर सर आसिफ कल को आके कहते हैं कि मैंने सीए फाइनल का ऑडिट पढ़ाना है, तो अब वो कस्टमर लिस्ट कॉलेज वालों के पास पहले से बनी पड़ी है, उससे कॉलेज वाले फायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरह किसी आप जनरल स्टोर पे चले जाएं, अक्सर बाटा पे, सर्विस पे, अक्सर आजकल वो आपका टेलीफोन नंबर मांगते हैं, वो कहते हैं भाई अपना नाम बताएं, आप अपना टेलीफोन नंबर बताएं। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कस्टमर लिस्ट। क्या ये जो कस्टमर लिस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने 20 साल में मेहनत करके बनाई, क्या इस कस्टमर लिस्ट से बेनिफिट फ्यूचर में आ सकता है? जी, कई फॉर्म में आ सकता है। क्या इस कस्टमर लिस्ट को पंजाब यूनिवर्सिटी वाले परचेज कर रहे हैं या इंटरनली जनरेट कर रहे हैं? अगर पंजाब यूनिवर्सिटी वाले इसको इंटरनली जनरेट कर रहे हैं तो क्या ये कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल है या नहीं है? भाई, इनटेंजिबल बनने के लिए दो शराइत पूरी होना जरूरी है, जो हर एसेट के लिए दो शराइत पूरी होना जरूरी है। वो क्या है? इसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके, FR1 में भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, ये दो शराइत अभी आपको किताब से भी पढ़ाऊंगा। इसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके और इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आने हो। इनटेंजिबल को इनटेंजिबल के तौर पे बैलेंस शीट में शो करने के लिए दो शराइत आज हम पढ़ेंगे, पूरी होनी जरूरी है। इसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आने हो। तो क्या पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट इससे आ सकता है? पहली बात का जवाब तो यस हो गया। क्या पंजाब यूनिवर्सिटी वाले या क्रिश्चियन कॉलेज वाले ये बता सकते हैं कि ये कस्टमर लिस्ट कितने में बनी? हमने तो शायद बनाने की नीयत नहीं की थी, वो खुद ही बनती चली गई। और बनाने का मकसद कुछ और होता था। मकसद क्या होता था कि जो बच्चा आ रहा है उसको क्लास का टाइम बताना है, चलो यार इसका क्या कहते हैं, टेलीफोन नंबर भी ले लो, इसका नाम भी ले लो, किस क्लास में बिठाना है तो नाम भी पता होना चाहिए, टेलीफोन नंबर भी बताना चाहिए। करते 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 वक्त गुजरने के साथ एक ऐसी लिस्ट बन गई जिससे हमने सोचा कि बड़े फायदे आ सकते हैं। स्टैंडर्ड ने मना कर दिया, कहते हैं मोहतरम सॉरी, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट, अभी मैं लिखूंगा नॉट एन इंटेंजिबल, इसको आपने इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज
इसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर नहीं हो सकती। अच्छा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब किताब में लिखा हुआ है, अभी दिखा दूंगा। मेथड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल, इस किस्म की चीजें। मेथड होता है, फर्स्ट करें न्यूज़पेपर का नाम है। अब एक न्यूज़पेपर का नाम है जंग। अब ये जंग अखबार का एक नाम है। अब जंग अखबार का जो नाम है जंग, इस जंग अखबार के नाम को बनाते बनाते बहुत अरसा लगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये मेथड कितने में जंग वालों ने अपना नाम बनाया? कई साल की एफर्ट के बाद ये नाम बना, लेकिन अलग से नहीं बताया जा सकता कितने में ये नाम बना। इसलिए ये मेथड इंटेंजिबल एसेट नहीं है। आगे चलें जी। पब्लिशिंग टाइटल, एक और मिसाल पहले कर लेते हैं। ब्रांड, 4 चीजें पूरी हो गई हैं, मैंने बताया था 5 हैं सिर्फ। ब्रांड, अब जे डॉट वाले कहते हैं जी हमारा एक ब्रांड नेम है, हमारे ब्रांड का एक नाम है। नेस्ले वाले कहते हैं हमारे ब्रांड का एक नाम है। अब ये जो ब्रांडिंग है, ब्रांड का नाम है, क्या ये ब्रांड का नाम रातों रात बन जाता है या कई सालों में बनता है? अगर ये ब्रांड का नाम कई सालों में बना, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि ब्रांड से फ्यूचर में फायदा आता है? बिल्कुल, ब्रांड नेम से फ्यूचर में फायदा आता है, लेकिन क्या ब्रांड की कॉस्ट पता चल सकती है? अलग से जे डॉट का ब्रांड बनाने पे हमने कितना खर्चा किया? बल्कि शायद जो एडवर्टाइजमेंट होती थी उसने ब्रांड बनाने में हेल्प की, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को तो मैंने कह दिया था आपको बाय डिफॉल्ट एक्सपेंसेस में फेंकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने के बाद कस्टमर पे हमारा कंट्रोल नहीं आता। तो इसलिए आप पब्लिशिंग टाइटल क्या होगा? पब्लिशिंग टाइटल ये होगा, जैसे अक्सर ऑथर्स हैं उनकी किताबें मशहूर हैं। पीबीपी एक पब्लिशर है, कैपलान एक पब्लिशर है, इमाइल वुल्फ एक पब्लिशर है। तीनों में से कोई नाम सुना हुआ आपने किसी ने? तो कुछ लोगों ने सुने हुए हैं नाम। ऑक्सफोर्ड एक पब्लिशर है, वो चले कर ले, वो तो सबने ही सुना होगा। तो ये जो पब्लिशर्स हैं इनके पब्लिशिंग टाइटल होते हैं, इनके पब्लिशिंग नाम होते हैं, वो किसी और को ये नाम यूज नहीं करने देते। लेकिन क्या इन्होंने ये खुद बनाए हैं? बिल्कुल, विद द टाइम इन्होंने खुद जनरेट किए हैं और इनकी एक वर्थ है। लेकिन आपको नेस्ले की बैलेंस शीट में नेस्ले ब्रांड नेम क्यों नहीं नजर आ रहा होगा? आपको कॉलेज वालों की बैलेंस शीट में कस्टमर लिस्ट के नाम से इंटेंजिबल क्यों नहीं नजर आ रहा होगा? क्योंकि इन्होंने खुद बनाई है। खुद बनाई हुई जो चीज है ये वाली, इनकी कॉस्ट रिलायबली मैयर नहीं हो सकती। और आखिरी चीज गुडविल, नोट करने का टाइम दूंगा। आखिरी चीज गुडविल, ये भी आपने खुद बनाई है, इसकी भी आप कॉस्ट नहीं बता सकते। गुडविल ब्रांड मिक्स टाइप चीजें, गुडविल ब्रांड नेम। अच्छा जी, इसके अलावा वाली लिस्ट स्टैंडर्ड ने नहीं दी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कितने इंटेंजिबल्स होंगे? 100, 200, 300 तो इंटेंजिबल होंगे ना। सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल है, मोशन पिक्चर फिल्म्स भी इंटेंजिबल हैं, वीडियोस भी इंटेंजिबल हैं, फॉर्मूलाज भी इंटेंजिबल हैं, रेसिपीज भी इंटेंजिबल हैं, स्कूल का शूज का डिजाइन है वो भी इंटेंजिबल है, कोई आपने चीज का मॉडल बनाया है, बहुत सी चीजें इंटेंजिबल है। अगर आप इंटरनेट पे इंटेंजिबल का लफ्ज लिखें तो एग्जांपल्स में 50-60 आपके नीचे एग्जांपल्स आ जाएंगी। टेंजिबल्स में एग्जांपल्स कम है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, फिक्सर। टेंजिबल्स की इतनी मिसालें नहीं है, लेकिन इनटेंजिबल तो आपको लाइसेंसिंग राइट, फिशिंग लाइसेंस का अलग राइट, असलहे के लाइसेंस का अलग राइट, इनटेंजिबल्स आपको हजारों मिल जाएंगे। अदर्स जो इंटेंजिबल हैं उसके नाम स्टैंडर्ड ने नहीं दिए। उसका एक नाम मैं आपके सामने रखता हूं। कॉलेज वालों ने फीस प्रोसेसिंग के लिए या टेस्ट चेकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। क्या कॉलेज वाले बता सकते हैं कि इससे फ्यूचर में बेनिफिट आएगा? जी बिल्कुल आएगा, ऑनलाइन टेस्टिंग आसान हो जाएगी। क्या इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कॉलेज वाले बता सकते हैं? जल्दी बताएं सोच के। क्या इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कॉलेज वाले बता सकते हैं? कल हमने बात की थी कि होंडा वालों ने कार बनाने के लिए क्या किया था? कार बनाने के लिए एक प्रोसेस डिजाइन किया था और उस प्रोसेस को एक कॉपी के ऊपर लिखा था। क्या 2-3 साल तक जो साइंसदान इंजीनियर काम करते रहे, क्या डेडिकेटेडली उसी के लिए काम करते रहे थे वो वाले लैब में? इसकी कॉस्ट पता चल सकती है? क्या एक कंपनी है, कोई रेसिपी की स्पेलिंग देख लीजिएगा,
क्या कोई कंपनी है, कोई रेसिपी लॉन्च करती है, तो क्या रेसिपी लॉन्च करने से पहले ये बताया जा सकता है कि उस रेसिपी की रिसर्च पे कितना खर्चा आया और उस रेसिपी की डेवलपमेंट पे कितना खर्चा आया? ठीक है, ये चीजें अलग अलग बताई जा सकती हैं। इसी तरह कोई कंपनी कहती है मैंने जी फॉर्मूला बनाया बोतल बनाने का, तो क्या इस फॉर्मूले के ऊपर बताया जा सकता है कितनी टेस्टिंग हुई, कितनी रिसर्च हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितना खर्चा आया? ये तो भाईजान एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है। ये तो मैंने फॉर्मूला ऐसे ही लिख दिया, ये तो ना खत्म होने वाली लिस्ट है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया है? अदर्स। तो 5 चीजें अगर आप इंटरनली जनरेट करें तो दीज आर नॉट एन इंटेंजिबल, लेकिन दीज आर इंटेंजिबल। चलिए नोट आ सकते हैं। यार ऊपर कर दो, खुद ही कर दो, आप पीछे वाली रो में आ जाओ और इसको भी ऊपर कर दो, दोनों काम कर लिया करो। अगर एक बंदे के पास रिसोर्सेज हैं तो उसने लोन लिया तो IAS 23 के मुताबिक उसकी बोरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एलिजिबल चाहिए। ये कह रहा है कि वो कैपिटल एलिजिबल क्या चीज? बोरिंग कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, ये जो से अभी 6 क्राइटेरिया वो तो मीट नहीं होंगे। क्यों? लोन लेके फाइनेंशियली कैपेबल हो गया ना, लेने से पहले नहीं था, लेके कैपेबल हो गया, जरूरी तो नहीं अपने रिसोर्सेज से पैसा लाए। ओके जी, इसी का क्या करना है? कौन सा वाला बंद करवाने? दोनों बंद हो गए तो हम भी बंद हो जाएंगे। ये थोड़ी देर के लिए ये बंद कर दो, ऊपर कर दें, विंग्स ऊपर कर दें यार। कर लो सर ऐप इंस्टॉल, कल कर लोगे? कौन करेगा? अबू बकर बुलाओ, ऊपर करवाओ। अच्छा जी, कर दिया ऊपर, ठीक है, गुड। अच्छा मोहतरम, हाँ जी, 5 आइटम्स दोबारा बोलें ऊंची। मेथड मैंने आपको बताया था, न्यूज़पेपर के टाइटल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एक जगह लिखी हुई हैं, इनके आगे मतलब भी लिखे हैं, वो मैं भी आप खोल के दिखा दूंगा। THEAD मेथड। ओके, अच्छा जी, अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट धमाका, जरा आवाज आए धुस की। इफ दीज 5 आइटम्स आर परचेज्ड देन फॉर बायर, परचेज करने वाले के लिए, दीज आर इनटांगेबल, नहीं टांगे कहां से आ गई, इनटांगेबल। लेकिन अगर ये 5 चीजें आप खुद ना बनाएं, बल्कि आप बनी बनाई खरीद लें, फिर आपके लिए ये क्या बन जाएंगी? इंटेंजिबल। पहले लिखें, ठीक है, और शक्लें ना बनाएं, मैं समझाता हूं, पहले लिखें। इफ दीज 5 आइटम्स आर परचेज्ड देन फॉर बायर दीज आर, ये बातें किताब में भी लिखी हुई हैं, लेकिन आप अपने हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छी रहेंगी, नेक हाथ आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ओके, अच्छा जी, अब मिसाल ले लेते हैं, कस्टमर लिस्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने जो है वो एक कस्टमर लिस्ट बना ली। ये चलें FC कॉलेज वालों ने, FC कॉलेज वालों ने एक कस्टमर लिस्ट बना ली। अब वो कस्टमर लिस्ट करते 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 काफ़ी एक वेल डेवलप्ड बन गई और उनके पास सॉफ्ट में अवेलेबल है। अब क्रिश्चियन कॉलेज वाले उनके पास गए और उनसे कहा कि हम ये कस्टमर लिस्ट क्या करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। आप बता दें FC कॉलेज की बैलेंस शीट में ये कस्टमर लिस्ट नज़र आ रही होगी? नहीं नज़र आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने कस्टमर लिस्ट बनाई तो है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि इनकी
कॉस्ट क्या है। अच्छा, यही 5 आइटम्स हैं पूरी दुनिया के जिनके बारे में अकाउंटेंट्स इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना, क्योंकि इनके कॉस्ट रिलायबली मैयर अगर आप इनको इंटरनली जनरेट करें। अच्छा, क्रिश्चियन कॉलेज वाले जाके उनको कहते हैं कि भाईजान हमें एफएससी वाले बच्चों की आप एक लिस्ट दे दो और उनको हमने एक ऐसी क्वालिफिकेशन में डालना है जो 5.5 साल में पूरी हो जाती है। नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हकीकत क्या मतलब है? ये प्रॉस्पेक्ट देख लें आई कैप की वेबसाइट पे, मैंने तो यही, आप लोगों को कुछ और सुना था। अच्छा, तो अब बताएं, अब एफसी कॉलेज वाले कहते हैं भाईजान हम नहीं देंगे लिस्ट। अब कॉलेज वालों ने करोड़ फेंका, उन्होंने लिस्ट नहीं दी। कॉलेज वालों ने 1.5 करोड़ फेंका, उन्होंने लिस्ट दे दी। अब 1.5 करोड़ के अंदर होगी बात भाई, आप 2 करोड़ में कर रहे हो डील। 1.5 करोड़ रुपया कॉलेज वालों ने दिया और लिस्ट बाय कर ली। अब आप कॉलेज के प्रिंसिपल के जूते पहन लिए। आप कॉलेज के प्रिंसिपल के जूते पहन के सोचें, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट नहीं बल्कि कॉस्ट है, ये तो 1.5 करोड़ रुपए का, ये पूरा रिलायबली नजर आ रहा है इतना बड़ा। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। ठीक है, तो अब आप मुझे बता दें, क्या ये कस्टमर लिस्ट परचेज्ड होने की वजह से इनटेंजेबल बन जाएगी? किसके लिए? कॉलेज वालों के लिए। एफसी कॉलेज वालों के लिए नहीं होगी, लेकिन सीए के क्रिश्चियन कॉलेज वालों के लिए ये होगी। इफ दीज 5 आइटम्स आर परचेज, देन फॉर बायर दीज आर, तो फिर बायर के लिए ये क्या बन जाएंगे? इंटेंजेबल। क्लियर? चलें जी, अब सवाल शुरू करते हैं। पहले जरा ये नजर मार लें ये बातें कहां लिखी हुई हैं। पेज 193। अब ये जो पैरा 63 है ना, ये मैं आपको टिक इसलिए नहीं करवाऊंगा कि घर जाके आप स्टैंडर्ड से खोल के देख लीजिएगा, क्योंकि ये 5 चीजें हमने क्लासेस में इतनी दफा बोलनी है कि आपको वैसे ही याद हो जानी है। तो इसलिए ये 5 चीजों को अब आपको पैरा में टिक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो IS 38 क्या करता है? जो अब्बू अम्मी करते हैं, मना। तो IS 38 भी क्या करता है? मना करता है। किस चीज से मना करता है? अब्बू अम्मी से क्यों तो नहीं पूछते ना आप, हिम्मत भी ना कीजिएगा पूरी जिंदगी कभी क्यों पूछने की। IS वादा तो सोच लें। IS 38 प्रोहिबिट। IS 38 क्या करता है? मना करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ फॉलोइंग इंटरनली जनरेट। ऐसी चीज होती है ना, इधर को बंदा होता है उसका सर ऐसे इंटरनली जनरेट। साथ वाले का जरा पकड़े सर, इंटरनली जनरेट, जहां पे इसका नाक लगे। अगर इंटरनली जनरेट है, उसे पकड़ के समझाएं जरा। अगर इंटरनली जनरेट है, ठीक है जी, वो बुक के ऊपर ले गया। IS 38 मना करता है रिकॉर्डिंग ऑफ फॉलोइंग इंटरनली जनरेटेड परचेज का लफ्ज नहीं लिखा। क्या लफ्ज लिखा है? यानी कि आप बेड पे बैठ के पढ़े होंगे, बैठे बैठे आप उछल जाएंगे इंटरनली जनरेट का लफ्ज पढ़ के। अगर ये चीजें इंटरनली जनरेट हैं, क्या क्या नहीं, अच्छी किस्मत नहीं, गुडविल, ब्रांड भी कहते हैं लोग। मेथड इज अ रिकॉग्नाइजेबल टाइटल यूजुअली इन डिस्टिंक्ट टिपोग्राफिकल फॉर्म अपीयरिंग एट टॉप ऑफ एन आइटम। एन एग्जांपल इज अ न्यूज़पेपर। टॉप पे आ रहा होता है जंग, नाम ही जंग है तो अंदर क्या होगा? अच्छा, जंग। एन एग्जांपल इज अ न्यूज़पेपर मेथड ऑन फ्रंट पेज ऑफ डेली न्यूज़पेपर। कोई जंग के ओनर का बेटा तो नहीं बैठा हुआ? पॉइंट 4, इधर टैक्स की क्लास में कमिश्नर का कोई बच्चा बैठा हुआ था। फिर वो मैंने पूरा सेशन कैसे पढ़ाया आपकी सोच है। पॉइंट नंबर 4 पब्लिशिंग टाइटल्स। और पॉइंट नंबर 5 इसका लिख लें आप, कैपलन, ऑक्सफोर्ड, कोई पब्लिशिंग टाइटल। तो ये 5 चीजें अगर इंटरनली जनरेट करेंगे तो ये क्या नहीं है? इंटेंजिबल नहीं है। दिखने में लगेंगी लेकिन आपने इनको नहीं कहना। इनकी रीजंस क्या हैं? आगे आ जाओ, अगले सफे पे आए। रीजंस क्या हैं इनकी? खुदा के लिए प्रिंट आउट निकाल लें ऑनलाइन वाले, अगर किताब अभी तक नहीं बाय की। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, मेथड्स, पब्लिशिंग टाइटल एंड आइटम सिमिलर टू इट कैन नॉट बी
फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस एज अ, मतलब बताएं, बिजनेस ओवरऑल डेवलप करते करते ब्रांड नेम बन गया ना, ओवरऑल बिजनेस डेवलप करते करते कस्टमर लिस्ट बन गई, ऐसे ही तोहफे में आ गई, वो मकसूद तो नहीं थी, कस्टमर लिस्ट बनाने की नीयत से तो नहीं हमने बिजनेस शुरू किया था। Therefore such items are not recorded as an intangible। अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए नोट है, आप तो उस्ताद बैठे हैं, तो कोई अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए नोट, वो धमाका, एनी ऑफ दीज आइटम्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल, एज एन इफ दे वर परचेज सेपरेटली। अगर ये आप कैसे परचेज कर लें, ओके बस ठीक है, अभी 2 पैराज ही हमने टिक की हैं। चलें जी, बस बहुत हो गई, सवाल शुरू करें। आज ज़रा प्रॉपर एक सवाल निकालें। मुझे आप IS 16 का जो नोट बनता है उसका ज़रा तरीका बता दें। नोट बनाने आते हैं? yes, ज़िंदगी में नोट बनाने सीखे हैं? yes, अच्छा, ये प्लांट है, साल के शुरू में कितने के प्लांट पड़े हुए हैं? 100 रुपए के। आज जो बातें हो रही हैं उनको कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है कल वाली क्लास से, इसलिए चेहरे शरीफ पे परेशानी लाने की ज़रूरत नहीं है। नए प्लांट खरीदे, इसे क्या कहते हैं? एडिशन। कोई 50 रुपए में प्लांट बेच दिया? नो नो नो, ब्लंडर। 50 रुपए में बेचा नहीं, 50 की कॉस्ट वाला बेचा है, बेचा पता नहीं कितने का, वो मैंने रिटर्न दिया। 50 की कॉस्ट वाला प्लांट आपने बेच दिया। कैरी डाउन, डेप्रिसिएशन नहीं, ये हर वक्त बीवी ना जहन में रखा करो, ये कॉस्ट पे बना रहा हूं मैं, आपने समझा था बीवी पे बन रहा है अकाउंट। कैरी डाउन 250, फिगर्स मिलती जुलती हो जाएंगी, 20 कर लें इसको, 2 और कौन सा अकाउंट बनता है? ठीक है भाईजान, अगर 100 रुपए के एसेट हैं तो वो 102 रुपए कैसे डेप्रिशिएट होते हैं? डीओजी ने काटा इनको, तो एसेट फुली डेप्रिशिएट होता है, उसके बाद डेप्रिशिएट नहीं होता। तो अकाउंटेड डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन कॉस्ट, देयरफॉर मे बी 30 है अकाउंटेड डेप्रिसिएशन। नए एसेट्स पर डेप्रिसिएशन, ये साल के शुरू तक की डेप्रिसिएशन है या साल के शुरू तक की? साल के शुरू तक की, ये इस साल की डेप्रिसिएशन हो गई। हाँ, हो नो बोल रहे हो, पहले नो नहीं बोल रहे थे। 20 वाली चीज 22 रुपए डेप्रिशिएट नहीं हो सकती, ठीक है? एक जग में से उतना ही पानी निकल सकता है जितना उसमें है। 20 वाला एसेट 13 रुपए डेप्रिशिएट हो गया था। कैरी डाउन 42। अब आप मुझे बता दें, इसको अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा? नोट बन जाएगा। अब स्टेटमेंट फॉर्म में करने का क्या तरीका है? अकाउंट की नेचर देखनी होती है, अकाउंट की नेचर देखनी होती है। ये अकाउंट किस नेचर का है? एसेट नेचर का। किस नेचर के? डेबिट नेचर का, एसेट नेचर का, ठीक है। ये अकाउंट एक्सेलेंट, कॉन्ट्रा एसेट, इसको लाइबिलिटी नहीं कहते, इसको कहते हैं एसेट का उल्टा अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट। एसेट उल्टी कर दे तो ये अकाउंट बनता है कॉन्ट्रा एसेट, ठीक है जी। ये कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? इस अकाउंट की नेचर डेबिट, इस अकाउंट की नेचर। तो जब हम नोट बनाना शुरू करेंगे तो डेबिट वाली चीज़ों को जमा करेंगे और क्रेडिट वाली चीज़ों को, ये फिगर बैलेंसिंग आ जाएगी। लेकिन ये वाला नोट बनाना शुरू करेंगे तो इधर से चीज़ों को जमा करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, और इधर ये वाली चीज़ों को माइनस, और फिर कैरी डाउन बैलेंसिंग आ जाएगा। और आपको पता है बीवी तो ज़रूर होनी चाहिए, तो 280 माइनस 42 जब हम करेंगे तो क्या बाहर निकल आएगी? बीवी। तो प्लांट, बिल्डिंग, इसी तरह ऊपर कंपनी का नाम शाम आता था, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट।
ओपनिंग बैलेंस बोलें जी 100, एडिशन, डिस्पोजल 20, क्लोजिंग 280। ये कैरिड ऑन आ गया कॉस्ट का, और आप लोगों ने बातें भी कर ली, बड़ा अच्छा हो गया। चलें जी, अब अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। चलो आप लोग बातें करते हैं तो आगे भी चलिए रोज डिस्टर्ब होती हैं। अकामुलेटेड जी, डेप्रीसिएशन, कौन सी सिएशन? डेप्रीसिएशन। फोर्टी, आप 280 और 42 को जमा करेंगे या 280 में से 42 माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। बीवी और सीए एक ही बात है, वेरी टफ। अच्छा जी 230, चलो नोट, हंस रहे हैं भाई भी। सुभान अल्लाह, तो 2 दिन किधर था? बोल, घर पे था, क्या करा था घर पे? हमको का इलाज कर रहा। ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਲਾਸ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये IS 16 का नोट है। अच्छा ठीक है, ये आप नोट करें, सफा ले लें उसे। हवा किसे कहोगे? उमैर भाई को? जल्दी जल्दी आवाज़ कम कराओ। छेती कर यार, छेती। कर दिया इधर से कम भाई, उधर आवाज़ कम हो गई है। ओके ये फूल बूटे बना रहे हैं या बस कर रहे हैं जल्दी जल्दी? फूल बूटे देखें, साथ वाला बना रहा होगा, उससे अभी तक पूरा नहीं हो सका होगा जी। नहीं नहीं, वो तो एग्रीमेंट में लिखा होगा जी, उसको इधर बनाया करें एंड पे फिगर्स को। अच्छा जी, ये जी IS 16 के अंदर नोट बनाने का तरीका है। बोले नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो IS 16 वाला जो नोट है वो तो कुछ भी नहीं है, टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ये जो है ये शायद एक अकाउंटेंट को ही समझ आए टी अकाउंट, लेकिन इतनी सी चीज़ शायद किसी नॉन अकाउंटेंट को भी समझ आ जाए कि साल के शुरू में प्लांट पड़े हुए थे, नए खरीदे, इतने वाले बेच दिए, क्लोजिंग इतने पड़े रह गए। तो ये ज़रा बेटर प्रेजेंटेशन है।
क्वेश्चन 7 निकालें जी पास पेपर का। पेज नंबर 227। Following information, page number 227. Following information pertains to International Associates Limited IAL. Intangible assets as at 30 जून 2015 बार एज फॉलोज। कसमें खाई हैं किताब ना खरीदने की। इंशाल्लाह कुछ यूजफुल लाइफ जी बोलें। ब्रांड्स की कितने साल हैं? 10 साल। सॉफ्टवेयर की, लाइसेंस की, लाइसेंस की लाइफ कहते हैं पता ही नहीं। लाइसेंस जितना मर्जी अरसा हमारे साथ रहे। हौसले शहबाज शरीफ के कान में हमने जाके कहा ये लाइसेंस जब तक जान है तब तक मेरे पास है। उसने कहा तेरे लिए सब कुछ तो ये तो आपने ऑडियो लीक कर। अच्छा, तो लाइसेंस जो है वो उसने कहा जब तक मर्जी आप इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं। क्यों तुझे हालात हाजरा का पता है। सर खुल जाने का टाइम नहीं होता जब सेशन शुरू हो जाए। कुछ नोट किया हो आपने यहाँ? चले, मैं तो दूसरी तीसरी के क्लास वाले बच्चे की बात कर रहा था। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। असल में नीचे जाके सॉफ्टवेयर बिकेगा तो आपने कहना है कौन सा वाला बिका, फिर मैंने आपको कहना है था ही एक। ये सवाल में भी मसला आता है, नीचे जाके ना सॉफ्टवेयर बिकता है तो बच्चे पूछते हैं उसकी कॉस्ट क्या थी जो बिका। वो तो आई कैप ने दी नहीं थी कॉस्ट, तो पुत्र आई कैप ने बता दिया था एक ही सॉफ्टवेयर है हमारे पास। तो ये कोई बच्चों वाली बात की है, कोई मैंने ऐसी कुछ सीए वाली बात नहीं की है या अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। सॉफ्टवेयर कितने हैं हमारे पास? एक है। वेयर है या वेयर्स हैं? लाइसेंस है या लाइसेंसेज हैं? कोई एक लाइसेंस है हमारे पास। लेकिन ब्रांड है या ब्रांड्स हैं? ये ब्रांड्स की कॉस्ट भी आ रही है, अमोर्टाइजेशन भी आ रही है, लाइफें भी आ रही हैं। कौन से वाले ब्रांड्स होंगे? परचेज्ड वाले। तो किताबों में ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, शायद इसकी वजह यह होगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रांड्स को परचेज किया होगा या परचेज किया होगा। ट्राई करें ज़रा, बोले साथ वाले के कान में, परचेज। ओके। इंटेंजिबल एसेट एज एट 30 जून 2015 वर एज फॉलोज। रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर अ नोट ऑन intangibles for inclusion in financial statement for the year ended 30 जून 15 का डेटा देके किस साल का नोट बनवा रहा है? 30 जून 16 का। तो बीच में कितने साल का डेटा दिया होगा सवाल में? 1 साल का, 2 साल का। 30 जून 15 और 30 जून 16 के दरमियान 1 साल आएगा ना। इन अकॉर्डेंस विद द खाला जी के स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड इन द मौजूदगी ऑफ खालू जी। तो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। चलें जी, पहली एडजस्टमेंट पढ़ें जी। बताएं अच्छी वाली बुरी वाली डेवलपमेंट सारी तरह नजर मार लें। आखिरी लाइन फारग कर दें अभी, इसको लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं। कवर अप करें वैसे तो, लेकिन एक बात है कि खुदा ना खास्ता कोई बंदा 8-10 दिन भी FR2 में लेट हो जाता है तो वो इनटेंजिबल्स का जो टॉपिक है उसका फिर अगले टॉपिक से थोड़ा बहुत लिंक है, ज़्यादा लिंक नहीं है। तो अगले टॉपिक्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये शुरू में कराया जाता है। लेकिन 1-2 लेक्चर जो आपके रह गए उनको कवर करें जी मोहतरम। डन।
अब आप मुझे बता दें इंटेंजिबल की कॉस्ट क्या है, कैलकुलेटर पकड़ के। ये जमा ना कर दें 20 और 45 को, नहीं वापस 45 56 65 है इंटेंजिबल की कॉस्ट, देखी जाएगी यार। कॉस्ट बताएं जी ऊंची क्या है 51.25, एक साहब ने बताई है, और कोई 30, और जी 33 पॉइंट कुछ, और जी और कॉस्ट बताएं इंटेंजिबल की। एक लाइन लिखी हुई है जहां से पता चल रहा है कि अच्छी बुरी डेवलपमेंट का चक्कर है कोई। वो लाइन इतनी वाजे तो नहीं है 6 क्राइटेरिया जैसी, लेकिन बिल्कुल एक इंडिकेशन जरूर है कि जहां से पता चल रहा है अच्छी बुरी की गेम चल रही है। 35, और जी 33.5, 35, 30, और कोई 30, 35, कोई हिम्मत करें, बाकी लोग भी बोलें 20, आप भी हिम्मत करें। हाँ जी, आपकी क्या निकली है कॉस्ट 30, आपकी 30, आपकी हाँ जी 31.25। अच्छा जी, इसमें देखना ये है कि हमारा प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ है, और अगली बात ये देखनी है कि लेबॉर्ट्री को हमने बंद किस दिन कर दिया है और साइंसदानों को किस दिन रवाना कर दिया है। इतनी वाजे उसने 2 जगह इंडिकेशन दी है जहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमने साइंसदानों को बाय बाय कह दिया। बड़ा वाजे इंडिकेशन उसने 2 जगह दी है। लेट्स स्टार्ट। जी, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IAL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज फॉलोज। हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें लोगों ने मसले निकाले होंगे, तो अब हमने सोचा प्रोडक्शन प्रोसेस बेहतर करें। ठीक है, तो लोग कहते हैं हम रायता आपका ले रहे हैं लेकिन लग लस्सी रहा है, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में को इसको रायताइज्ड करें, इसको लस्सीआइज्ड ना करें। तो हमने इसलिए सोचा कि अपना प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव करें। प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव करना बता दें जी, इनटेंजिबल है या टेंजिबल है? प्रोडक्शन प्रोसेस इनटेंजिबल है। क्या ये वो 5 की लिस्ट में आ रहा है? नहीं। अच्छा, अगली बात बता दें, ये आप परचेज कर रहे हैं कोई चीज या खुद बना रहे हैं? यार मुझे ये बताएं कि उसने बताया कि ये खर्चा इतने सालों में हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि ये बनी बनाई किसी एक दिन जाके बाजार से खरीदी है या इतने अरसे में बनाई है? तो जब पीरियड दे रहा है, डेट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है ये खुद बना रहे हैं ये चीज। अगर ये इंटरनली जनरेट है, क्या ये ब्रांड है? क्या ये मेथड है? क्या ये पब्लिशिंग टाइटल है? क्या ये कस्टमर लिस्ट है? क्या ये गुडविल है? नहीं, ये प्रोसेस है, इसलिए इसको इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे और इसकी फेजेस को स्प्लिट कर देंगे। रिसर्च, बुरी वाली डेवलपमेंट और अच्छी वाली डेवलपमेंट। जितना अरसा अच्छी वाली डेवलपमेंट चलती रही, उतने अरसे की साइंसदानों की तनख्वाह को कैपिटलाइज करेंगे और बाकी अरसे को एक्सपेंस में डालेंगे। अच्छा मुझे बताएं, नोट में क्या जाता है? नोट में क्या जाता है? इनटेंजिबल की कॉस्ट जाती है या उसका एक्सपेंस जाता है? मुझे बताएं, इधर हम क्या मिसिंग हो रही थी थोड़ी सी, इधर हम इनटेंजिबल्स की क्या डालेंगे? कॉस्ट डालेंगे या एक्सपेंस डालेंगे? वो एक्सपेंस के 2 हिस्से करेंगे। ऐसा खर्चा जो रिसर्च और बुरी वाली डेवलपमेंटें हैं उसे नोट के मुंह पे नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो P&L में चला जाएगा एक्सपेंसेस में। क्योंकि आपको पता है नोट का ये टोटल बैलेंस शीट में जाता है। ये बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट आपको पता है, BV को CA को बैलेंस शीट में रखा जाता है। ये हमारे एसेट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें बैलेंस शीट है, एसेट में जानी है। तो अब सवाल ये है कि इनटेंजिबल में कितनी कॉस्ट डाली जाए, कितनी ना डाली जाए। ओके, उसके लिए कल वाला काम करते हैं। पिछले साल तक कितना खर्चा हुआ? अप टू जून 15। पिछले साल तक कितना खर्चा हुआ? 20। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट
या R&D स्टार्ट कब हुई इन लास्ट ईयर? और डेट नहीं पता ना मुझे, लेकिन ये तो पता है ना पिछले साल स्टार्ट हुई। कल इस तरह की डेट्स वगैरह हमने लिख रहे थे, तो बता दें प्रोजेक्ट R&D का कब स्टार्ट हुआ? पिछले, हो सकते है उससे पिछले हुआ, हो सकता है उससे पिछले हुआ, लेकिन बस मैंने लिख लिया लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर तक का खर्चा उसने में दिया है। तो पिछले साल 30 जून तक कितना खर्चा हो चुका है प्रोजेक्ट पे? 20 का। इस साल साइंसदानों को या इंजीनियर्स को कितने महीने की तनख्वाह दी है हमने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 मंथ्स की तनख्वाह हमने साइंसदानों को दी है। हमारे जहन में यहीं से खटका सा पैदा हो गया कि ईयर एंड से पहले की डेट इसने डाल दी है। ईयर एंड जून 16 था, उसने क्या लिखा? तो एक्सपेंसेस इनकर होना बंद हो गए हैं मार्च में। इज इट सो? अगर कोई कहे कि मैं अपना घर बना रहा हूं, जिसको आप टेंजेबल कहते हैं, पिछले साल इतना खर्चा आया अप टू पिछला साल, इसका यही मतलब है ना, अप टू पिछला साल, और इस साल सिर्फ इतने महीने काम हुआ है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद इसने मार्च तक घर क्या कर लिया है? मुकम्मल कर लिया है। तो बता दें मेरी R&D कब खत्म? R&D का लफ्ज़ तो ICAP ने यूज नहीं किया, कोई मसला नहीं। मेरी R&D कब खत्म हो गई? मार्च में। तो क्या मैं लिख सकता हूं 31 मार्च 16 को लैब बंद हो गई होगी? लैब बंद होने के लिए आपने पेपर में लफ्ज लिखा करना है डेवलपमेंट कंप्लीट। डेवलपमेंट कंप्लीट। मैंने नीचे वाली लाइनें पढ़े बगैर मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि मार्च तक अगर मेरा खर्चा हुआ है तो अप्रैल मई जून में खर्चा। एक चीज बता दें, ये खर्चा पूरे 12 महीने के या 9 महीने के? जुलाई से मार्च, उर्दू में ये मतलब बनेगा ना, जुलाई से मार्च में 45 मिलियन दिया, ये उर्दू में मतलब बनेगा। जुलाई से मार्च के अरसे में 45 मिलियन रुपए आपने साइंसदानों को दिए उनके काम के बदले। ये खर्चा कितने महीने के? और 9 महीने बाद होना बंद भी हो गया। 9 महीने में जैसे घर होता है, सारे घर 30 जून को बनते हैं, या घर अप्रैल में भी बन जाते हैं, मई में भी बन जाते हैं। तो घर के ऊपर खर्चा होना कब बंद हो जाता है? ईयर एंड के ऊपर या साल के दौरान भी? साल के दौरान भी। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द ईयर, यानी अगर 9 महीने का खर्चा 9 मिलियन है तो 1 महीने का खर्चा 1 मिलियन है। अगर 9 महीने का खर्चा 18 मिलियन है तो 1 महीने का खर्चा 2 मिलियन है। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ओवर द अबव पीरियड। ऑन 30 सितंबर 15, इन दोनों के दरमियान की एक डेट दे रहा है। हाँ, ऑन 30 सितंबर 15, फील करें, फील, इन दोनों के दरमियान की डेट है ना। ऑन 30 सितंबर 15 इट वॉज एस्टेब्लिश्ड दैट, ये पता चला, दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वाइबल, यानी कमर्शियल मार्केट में ये वाइबल हो गया है। मार्केट वालों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि मार्केट वालों को खुशी की खबर मिली है, कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और हमने YouTube के ऊपर इसकी कुछ वीडियोस लगाई हैं कि हम एक नया प्रोसेस प्रोडक्शन बना रहे हैं, जिससे आपको वो लस्सी आइज्ड, रायताइज्ड बन के आप नजर आएगी। अब आपने परेशान नहीं होना। और लोगों ने जब उसकी तस्वीरें देखी और रायते को निकलते देखा तो वो लस्सी की धार की तरह नहीं निकला था, रायते की धार की तरह निकला था। तो उन्होंने कहा यार यही तो वो रायता है जिसको हमने खाना था। तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अभी तो हमने मार्च में जाके इसको लॉन्च करना है, लेकिन कमर्शियली लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है इस तारीख से पहले प्रोजेक्ट वाज नॉट कमर्शियली वाइबल, और इस तारीख को प्रोजेक्ट बिकेम कमर्शियली। ये तो ऑब्वियस सी बात होती है ना, इफ इट इज बिकम वाइबल ऑन दिस तारीख देन बिफोर दिस तारीख इट वाज नॉट वाइबल। अच्छा, प्रोजेक्ट इज वाइबल, इस काबिल है कि इसको चलाया जा सके। और फिर हमने चलाया भी। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक साइंसदानों से काम लिया है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट इज वाइबल कब? 30 सितंबर 15। अब आप मुझे बता दें, मुझे तो अपेरेंटली ये लग रहा है ये 6 क्राइटेरिया मीट होने की कोई बात करना चाह रहा है बीच में, क्योंकि इस दिन तो डेवलपमेंट खत्म होगी ना सारी। तो
वाजे तौर पे नहीं बताया करेगा 6 क्राइटेरिया मीट हो गए हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन दे देगा लाइन बना के। अब आप मुझे बता दें इस अरसे के खर्चे को मैं क्या करूं, पिछले साल वाला भी सारा और इस साल वाला जुलाई अगस्त सितंबर का वो भी कहां डाल दूं, एक्सपेंस में, और यहां से लेके यहां तक का खर्चा ये मैं क्या कर दूं, कैपिटलाइज कर दूं। अब मुझे 20 को लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 पिछले साल हुआ है, पिछले साल तो कमर्शियली वायबल था ही नहीं। तो पिछले साल जब 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था तो हम बुरी वाली डेवलपमेंट को कहां डाल रहे होंगे। तो पिछले साल 20 की एंट्री क्या हो चुकी थी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इस साल के 45 की जर्नल एंट्री आपने मुझे बतानी है। मुझे पहले बता दें लास्ट ईयर 30 जून 15 तक कमर्शियली वायबल था, क्या एंट्री हुई होगी, कितने से, 20 से, और 30 जून 16 के साल में कब से कब तक का खर्चा। कई दफा डिविजन निकालते थे तो ईयर एंड की डेट लिख देते थे, लेकिन सोचते थे कितना अरसा एसेट इस्तेमाल हुआ है। तो सिमिलरली उसी तरह का 30 जून 16 की मैंने डेट तो ईयर एंड की डाली है ना, ईयर एंड इज 30 जून 16। 30 जून 16 का साल शुरू कब होता है, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ उनको तो ज्यादा अच्छा पता होगा, यकम जुलाई 15। लेकिन हमारे सवाल में वाजे वो 30 जून 15 की डेट दे रहे और 30 जून 16 की डेट दे रहे, तो साल शुरू कब हो रहा है हमारा, यकम जुलाई 15। अब जुलाई 15 से लेके 31 मार्च 16 तक 9 महीने कितना खर्चा हुआ, 45। अब 45 में से जो जुलाई अगस्त सितंबर का है इसमें प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल नहीं था, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जो साइंसदानों से काम कराया वो कमर्शियली वायबल था। अब कितने महीने को मैं एक्सपेंस में डालूं और कितने महीने को कैपिटलाइज करूं, और इसको कल हमने डायग्राम बना के ऐसे देखा था। ये 30 जून 15 है और ये 30 जून 16 है। ये क्या है, 31 मार्च 16। 31 मार्च 16 को क्या हुआ है, डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें पिछले साल कितना खर्चा हुआ है, 20। इस साल 9 महीने कितना खर्चा हुआ है, 45। उसमें से पिछले साल को भी मैं रेड मार्कर से फारग कर देता हूं, पिछले साल भी बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी और इस साल 30 सितंबर तक बुरी वाली डेवलपमेंट चली, और जो अच्छी वाली डेवलपमेंट है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक चली। तो अब बता दें 20 के टोटे करने हैं या 20 ऑलरेडी रेड कॉर्नर में है। 45 को 12 से डिवाइड करूं 9 से डिवाइड करूं, 12 से डिवाइड करूं 9। अकल की बात है कि अगर घर बनना 31 मार्च को खत्म हो गया तो खर्चा ही 9 महीने का, ये तो 45 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय जुलाई अगस्त सितंबर 3। इसको एक्सपेंस में 45 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। जी अब क्या एंट्री बनेगी बताएं, एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट। आपको अगर हम थोड़ा सा साइड पे कर दें, मेरे साथ हमेशा यही होता है, चुप। अच्छा जी मोहतरम बताएं भाई, आपको हमने क्या थोड़ा सा और उधर हो जाए, आप फिर करीब खड़े हो गए हमारे, वो बातें बताने वाली नहीं भी होती। कैश कितना जी 45, एक्सपेंस इंटू 3/9, और इंटेंजिबल बैलेंसिंग निकाल लें, 30 या 45 इंटू 6/9। चलें जी नोट कर लें, ये दो जनरल एंट्रीज बनी। जीयर एंड 30 जून 16 जनरल एंट्रीज मांगी हुई हैं, नहीं मांगी हुई, पहला सफर रजिस्टर पे आपने छोड़ दें नोट बनाने के लिए। बेशक अगले सफे से शुरू कर लें, आपने कर लिया ठीक है। हाँ जी
इधर पता करें, वरना फिर उधर पता। जल्दी जल्दी क्या करो, जल्दी जल्दी। बाइबल से कमर्शियल प्रोडक्शन की फीलिंग नहीं आ रही। जी भाई, एक भाई ने सवाल पूछा है कि कमर्शियली वायबल से ये फीलिंग आ रही है कि जैसे कमर्शियली लॉन्च हो गया है, और कमर्शियली लॉन्च का मतलब ये होता है कि R&D डिपार्टमेंट बंद हो गया है और हमने फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया है। तो मेरा ये सवाल है कि फिर अगर आपने सितंबर में कमर्शियली लॉन्च कर दिया है तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं भाई ज़रा अच्छे बच्चे हैं इसलिए मैं ज़रा खुल के बात करता हूँ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक साइंसदानों को बीन बजाने के पैसे दिए हैं लैब में? नहीं, उनका सवाल जेन्युइन था, लेकिन समझा देता है बंदा, इस तरह अगले को याद रह जाता है, मैं इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि अगर कमर्शियली लॉन्च हो जाएगा ना, तो याद रखिएगा फिर उसके बाद साइंसदानों का कोई काम नहीं है। फिर हम उनको कहेंगे भाईजान आप जाएं, आप कहीं और ढूंढें, आप चांद पे जाएं, आप हमारे पास ना रहें प्लीज़। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कमर्शियली लॉन्च होगा ना, इसका मतलब है मार्केट में चीज़ें बन के बिकने लग गई हैं। कमर्शियल वायबल को कहते हैं कमर्शियली मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया कि इस चीज़ को हम लेंगे। अगर 30 सितंबर को मार्केट में हमने लॉन्च कर दिया होता, तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हम क्यों साइंसदानों को पैसे देते? अच्छा, आगे उसने एक लफ्ज लिखा है जिससे उसने फर्दर सारी चीजें क्लियर कर दी। द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम यकम अप्रैल 16। ये लाइन उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, ये ऊपर से कोरैबोरेट कर रही है, एविडेंस मिल रहा है, एक ही लाइन है, एक ही बात है, एक ही मतलब है इसका। 31 मार्च को आपने ऊपर लिख लिया कि डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है। जब 31 मार्च को डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है तो उसने एक और साथ चीज लिख दी कि यकम अप्रैल को मैंने क्या किया, बोले 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 न्यू प्रोसेस ऑपरेशनल हो गया। क्या मतलब न्यू प्रोसेस ऑपरेशनल हो गया? हाँ, ये जो न्यू प्रोसेस ऑपरेशनल हो गया है, इससे मुराद ली जा सकती है कि अब फैक्ट्री के अंदर इससे चीजें बननी शुरू हो गई हैं। न्यू प्रोसेस इज इन प्रोसेस या न्यू प्रोसेस इज ऑपरेशनल? ऑपरेशनल से मतलब है न्यू प्रोसेस से जो होना था वो होना शुरू हो गया। ये बात भी जरा नोट कर लें। 31 मार्च 16 या यकम अप्रैल 16 तो एक ही तारीख है ना। कहते हैं यकम अप्रैल 16 से अल्हम्दुलिल्लाह इंटेंजिबल से जो हमने करना था ना, नया प्रोसेस, अब वो नए प्रोसेस के तहत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रायता बनना शुरू हो गया है। यकम अप्रैल को शाम को पहला रायता जो है शहबाज शरीफ की खिदमत में पेश किया जाएगा। सर ये वाला जरा रायता चेक करें। जी मोहतरम, आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। पीटीआई को तो इमरान खान की खिदमत में पेश कर देते हैं। भाई उस क्लास से किसी को भेजो चार्जर लेके आए लैपटॉप का। भाई हाइब्रिड क्लास में एंड पे भाई बैठे हैं, चार्जर मंगवाएं, सबकी बैटरी वरना डाउन होने वाली है। डन जी, तो जल्दी करें ना फिर। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है ना, जो ट्रिक है, मेन चीज़ वो सुन लें। सवाल में आपको दो सिरे पकड़ाया करेगा, दो सिरे। एक ये सिरा पकड़ाया उसने पिछले साल ख़त्म हुआ है, पिछले साल शुरू हुआ है,
एक सिरा पकड़ाया उसने पिछले साल शुरू हुए, दूसरा सिरा उसने ये पकड़ाया कि मार्च में ख़त्म हो गया। फर्दर उसने कंफर्म किया 1 अप्रैल को चीज़ें ऑपरेशनल हो गई हैं। ये 2 सिरे पकड़ा दिए, 2 सिरों के दरमियान कोई बात दिया करेगा। अब वो जो बात होगी वो इस डिसीजन के लिए होगी कि इससे पहले शायद बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही है और इसके बाद, तो 2 सिरों के दरमियान जो डेट हुआ करेगी वो असल में नॉर्मली किस बात को डील कर रही होगी कि 6 क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर? अच्छा जी, अब सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में जो फायदा आएगा, याद रखिएगा फायदे 2 किस्म के होते हैं। किसी भी एसेट से जो फायदे आते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, या वो फ्यूचर में रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। देख लिया आप लोगों ने चार्जर कैसे लगता है? ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, अब फ्यूचर में जो फायदे होते हैं कितने किस्म के होते हैं एसेट से? 2 किस्म के। या तो वो रेवेन्यू को बढ़ाता है, या वो कॉस्ट कम करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एंट्रेंस के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की जगह 2 सिक्योरिटी गार्ड निकाल दिए, 3 में से एक सिक्योरिटी गार्ड को उधर ही रखा और एक आपने सिक्योरिटी का गेट लगा दिया, तो शायद वो 2 सिक्योरिटी गार्ड की कॉस्ट है वो क्या हो गई? कम हो गई। सिमिलरली पहले जो है वो टीएस को पेपर चेक करने पड़ते थे, एमसीक्यूज, फिर आपने एमसीक्यूज ऑनलाइन चेकिंग पे डाल दिए, तो टीएस को जो पेमेंट की जाती थी वो कॉस्ट कम हो गई। तो एसेट 2 तरीके से फायदा देते हैं। नंबर 1, या रेवेन्यू बढ़ा के देते हैं या कॉस्ट सेव करके देते हैं। अच्छा, अब वो सवाल में ये कह रहे हैं आगे, एंड इट इज एंटीसिपेटेड, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो नया प्रोसेस बने ये हर साल 10 साल तक कितनी कॉस्ट सेव करके देगा? 10 मिलियन की कॉस्ट सेव करके देगा। ये जब सेव करके देगा तो देगा, ठीक है, उस वक्त इसकी अकाउंटिंग साथ हो जाएगी। आज इसको कोई एसेट की कॉस्ट में डालने की तो जरूरत नहीं है ना। कभी कोई ऐसा आपने कॉन्सेप्ट सुना? मैंने पहली क्लास में एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें डालनी है बताई थी। ऐसा कॉन्सेप्ट कोई सुना कि फ्यूचर की कॉस्ट सेविंग को आज लाके एसेट की कॉस्ट में डाल दो? तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट टाइप कोई चीज है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन के एतबार से भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन के एतबार से उसने बड़ा क्लियरली एक लाइन सवाल के अंदर जो है वो दे दी है नीचे, क्या? IAL uses cost model to value its intangible assets। सबको किस मॉडल पे रखना है? मार्केट वैल्यू पे लेके जाके मार्केट वैल्यू पे डेप्रिशिएट करना है या कॉस्ट पे रखना है? कॉस्ट मॉडल पे रखना है। एंड IAL uses इंटेंजिबल एसेट्स को आपने कॉस्ट मॉडल पे रखना है, एंड अमोर्टाइजेस देम, ऊपर वाले सबको, ये जनरल लाइन है, एंड अमोर्टाइजेस देम ऑन स्ट्रेट लाइन बेस। उनको किस बेस पे अमोर्टाइज करेंगे? स्ट्रेट लाइन बेस पे। अच्छा, एक जो है ना, वैसे अमोर्टाइजेशन का मेथड एक अजीब सा हो सकता था, वो यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड एक पढ़ा हुआ है। यूनिट्स प्रोड्यूस, एक तो तरीका यह है कि एक मशीन है, 100 रुपये उसकी कॉस्ट है, आप उसको 4 सालों में डेप्रिशिएट कर दो, 25 रुपये 25 रुपये 25 रुपये 25 रुपये। ये कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। एक होता है यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड, कि पहले साल मशीन ने बहुत ज्यादा यूनिट बना दिए, तो 100 रुपए की मशीन है, आपने उससे यूनिट्स इतने ज्यादा बना दिए कि आपने उसे 60 रुपए डेप्रिशिएट कर दिया, 100 रुपए में से 60 रुपए डेप्रिशिएट कर दिया। अगले साल उसने यूनिट बनाए नहीं, फिर हड़ताल होगी, कोई मसला हो गया, तो यूनिट प्रोड्यूस मेथड में फिर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की जाएगी दूसरे साल। तीसरे और चौथे साल उसने बराबर बेनिफिट दिया, तो आपने 20-20 रुपए और डेप्रिशिएट कर दिया, तो टोटल आपने 4 सालों में 100 रुपया डेप्रिशिएट कर दिया। पहले साल 60 रुपए डेप्रिशिएट कर दिया क्योंकि इसने यूनिट 60 बनाए थे, अगले साल इसने यूनिट बनाए नहीं, उससे अगले साल इसने फिर 20 यूनिट बनाए, उससे अगले साल इसने फिर 20 यूनिट बनाए, तो 100 यूनिट 100 वाली मशीन 100 यूनिट बना के देके चलेगी। जैसे जैसे यूनिट बनाए वैसे वैसे इसको आपने डेप्रिशिएट किया, जैसे जैसे जितना जितना इस्तेमाल किया वैसे वैसे डेप्रिशिएट किया। ये मेथड सुना हुआ कभी, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड? इसी तरह का कोई एक मेथड हो सकता है कॉस्ट सेविंग मेथड। कॉस्ट सेविंग मेथड क्या? कि आप एक अजीब सा डेप्रिसिएशन मेथड निकालें, कॉस्ट सेविंग मेथड, ये भी एक्सेप्टेबल है, पेपर में आ सकता है। क्या? कि आपने एक चीज बनाई है, मुझे सेविंग होगी पहले साल 50 मिलियन, अगले साल सेविंग होगी 20 मिलियन, बस इस एसेट की लाइफ 10 साल है, 2 साल है, इस एसेट की लाइफ 2 साल है। अब आप क्या करें? एसेट कितने का खरीदा जी? एसेट मैंने 4000 मिलियन का खरीदा है।
वैसे पागल हैं, 4000 मिलियन का खरीदे और सेविंग करनी है, चलें वो जो भी है। फिर आप 4000 को डिवाइड करेंगे 70 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 50 पे, पहले साल। और समझे नहीं समझ आ रही? 4000 को पकड़ा और 4000 को पकड़ के डिवाइड किया, टोटल सेविंग 2 सालों में 70। पहले साल ज्यादा कॉस्ट सेव करके दी तो पहले साल ज्यादा वैल्यू लूज किया। फिर आप 4000 को पकड़ेंगे और 4000 को पकड़ के डिवाइड करेंगे 70 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 20 पे। ये डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड होगा, स्ट्रेट लाइन या कॉस्ट सेविंग मेथड? अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन आसान से है, पहली भी 2000, दूसरे साल भी 2000। लेकिन ये जो मेथड है इसमें तो आप डेप्रिसिएशन बड़े अजीब से तरीके से निकालेंगे। 4000 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 50, कितना आ गया? 28। समझ गए कॉस्ट सेविंग मेथड क्या है? इट इज लाइक यूनिट प्रोड्यूस मेथड। 4000 की चीज है, पहले साल 50 यूनिट बनाए और अगले साल 20 यूनिट बनाए। क्या हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट कॉस्ट सेविंग मेथड फॉलो करने को कह रही है या स्ट्रेट लाइन? तो मेरे ख्याल से वो जो 10 मिलियन की कॉस्ट सेविंग है, 5 मिनट की बहस के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि 10 मिलियन की कॉस्ट सेविंग वाली फिगर को इग्नोर कर दें। हमने मेथड कौन सा फॉलो करना है? हर साल 10-10 मिलियन की कॉस्ट सेविंग करके देती है हमारी बला से। मुझे बताएं कितने साल तक कॉस्ट सेविंग करके देगी? 10 साल तक। तो व्हाट इज द लाइफ ऑफ इंटेंजिबल? द कॉस्ट इज टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। कॉस्ट को कितने सालों पे अमोर्टाइज करने? 10 सालों पे। तो इसलिए ये कोई कॉस्ट सेविंग टाइप या यूनिट्स प्रोड्यूस टाइप मेथड हो सकता है, तो नोट करने की जरूरत नहीं, इस तरह की कोई और चीजें रिवीजन में आ जाएंगी। अच्छा, अब भाईजान बताएं, 10 मिलियन की कॉस्ट सेविंग तो मैंने काट दी, लेकिन मेथड स्ट्रेट लाइन है और लाइफ 10 साल है। बता दें ये डेफिसिट कैसे करूं? 10 साल पे बस। तो अब आप मुझे बता दें किस को पकड़ के डेप्रिशिएट करूं, 20 रुपए को, 15 को या 30 को? 20 तो खर्चे में डाल दिया, 15 तो खर्चे में डाल दिया, 30 को पकड़ के क्या करूं, डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज? अमोर्टाइज। किस साल में? इसी साल, 30/16। जी मोहतरम, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। कॉस्ट पकड़ें 30 डिवाइडेड बाय, ये कितने सालों की डेप्रिसिएशन? ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है या अमोर्टाइजेशन है? मेरा एसेट 1 साल फायदा देके गया है, या इस लाइन में स्काई ब्लू लाइन आपको याद है कल वाली, इसने 10 साल तक फायदा देना है ना, तो 10 साल में से कितने महीने फायदा दे गया? मुझे बताएं बिल्डिंग को कब आप डेप्रिशिएट करना शुरू करते हैं? अगर आपका घर मार्च में मुकम्मल हो जाए तो आप साइंसदानों को बाहर निकालते हैं या मजदूरों को बाहर निकालते हैं? वो बाद में पता चला मजदूरों ने। अच्छा, तो 31 मार्च 16 को अगर घर मुकम्मल हो गया तो आप किसे बाहर निकालेंगे? मजदूरों को। और फिर घर इस्तेमाल करना कब शुरू करेंगे? 1 अप्रैल को। अगर आपकी रिमेनिंग यूजफुल, आपके घर की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो अब आप 10 साल 10 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन घर को कौन कौन से महीना इस्तेमाल करेंगे? अप्रैल, मई, जून। भाई कह रहे हैं अप्रैल बोलें, अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीने उसका डेप्रिशिएट करेंगे ना। तो बिल्कुल इंटेंजिबल्स को भी उसी तरह सोचा करें, जो इंटेंजिबल्स हम खुद बना रहे हैं, जैसे घर का बनना है वैसे ही इंटेंजिबल्स का बनना है। तो साइंसदानों को हमने किस दिन माजरत कर ली? 31 मार्च को। तो अप्रैल, मई, जून से क्या ऑपरेशनल हो गया ये? तो अप्रैल, मई, जून में ऑपरेशंस परफॉर्म हुए होंगे, ये फॉर्मूला प्रोसेस बन के चीजें बनी होंगी। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो ये 1 साल की अमोर्टाइजेशन देगा, लेकिन मुझे किस किस महीने की चाहिए? सिर्फ अप्रैल, मई, जून। तो एक फैक्टर लगाना पड़ेगा 3/12, 3/12 नहीं सॉरी 3/12, 0.75। सो इट इज द अमोर्टाइजेशन। क्लियर? नोट इंशाल्लाह इसका कल बनाएंगे, नोट के फेस पे इसको लिखेंगे। मुझे सिर्फ फिगर्स बता दें जो नोट के फेस पे जानी है, बस ये जानी है और ये जानी है। आपने एसेट अकाउंट बनाने स्टेटमेंट फॉर्म में,
और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट नहीं बनता, वो तो P&L में चला जाएगा। नोट में तो अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन जाती है, तो ये 30 जाएगा और ये 0.75 जाएगा। ये 30 कहाँ जाएगा? एडिशन में। पिछले साल का ओपनिंग लेंगे 20 रुपया, नहीं वो तो एक्सपेंस में चला गया था, तो एडिशन में जाएगा 30 और अमोर्टाइजेशन के सामने कितना आएगा? असल में ये अमोर्टाइजेशन के सामने नजर आ रहा होगा, लेकिन ये अकाउंट कौन सा होगा? अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन। और मेरे बीवी तो जल्दी निकल आएगी इधर, 30 माइनस 0.75। ओके, तो इस डेटे को भी हम साइड पे रख देते हैं। कल हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अगली एक FAR1 की एडजस्टमेंट है, आसान सी, 0.3 पढ़ लेते हैं, फिर क्लास हम ख़त्म करते हैं। FAR1 की एडजस्टमेंट पढ़ लें। चलें, बातें होगी साथ वाले से, और होगी वाइट शर्ट बात कर ली आपने साथ वाले से। सेकंड हाइब्रिड ग्लासेस वाले भाई दोनों ने आपको बताया, आप बात कर रहे हो। चलो एडजस्टमेंट पढ़ो आप, अच्छे बच्चे भाई, सारे अच्छे बच्चे हैं, सारे साथ वाले क्या हैं आपके? अच्छे बच्चे हैं। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, हर एक को अपने से नेक समझे। चलें जी, ऑनलाइन वाले तो घर से भी कम निकलते हैं, ज्यादा नेक हैं। अच्छा पॉइंट नंबर 3, ऑन 1 अगस्त 2015 IAL entered into an agreement to acquire ERP सॉफ्टवेयर। ये ERP सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को डील करता है। ये सॉफ्टवेयर का एक नाम है। अच्छा, ऑन 1 अगस्त 15 हमारे साल 1 जुलाई 16 को शुरू हुआ था ना हमारा साल, तो ऑन 1 अगस्त 15 इधर देख लें, ऑन 1 अगस्त 15 an organization entered into IAL entered into an agreement to acquire ERP software। to acquire या acquire, तो यानी खरीदा नहीं, इस दिन खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, which would replace its existing software। जो इसके किस सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर देगा? एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर किधर नजर आ रहा है? ये वाला है। इसकी कॉस्ट क्या है साल के शुरू में? साल के शुरू तक कितना अमोर्टाइज हो चुका है? 48। ये किस दिन की कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन है? आप अगर थोड़ा सा साइड पे तशरीफ ले जाएं तो शायद कल हमें आपको यूज करना पड़े। ये किस दिन की कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन है? 30/15 भी कह सकते हैं और 1 जुलाई 15 भी कह सकते हैं, 1 जुलाई 15 भी कह सकते हैं। डन। तो ये साल के शुरू तक कितना अमोर्टाइज हो चुका है? 48। इसकी कॉस्ट 80। इस सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल कर देंगे और नया वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। ये आप सॉफ्टवेयर इंटरनली जनरेट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं? ऑन 1 अगस्त 15 IAL entered into an agreement to acquire फलां सॉफ्टवेयर which would replace its existing software। एक्सचेंज नहीं हो रहा कि पुराना देके नया ले रहे हैं, रिप्लेस का मतलब है पुराना अनइंस्टॉल कर देंगे। अब कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं होगा तो नया इंस्टॉल कर लेंगे। द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल 16। एग्रीमेंट हो गया 1 अगस्त को, लेकिन उन लोगों ने आके इसको ऑपरेशनल किस दिन किया? 1 अप्रैल 16। और वो बना बनाया लेके आए होंगे, कोई हमारे प्रेमिसेस में आके नहीं उन्होंने बनाया होगा, बना बनाया सॉफ्टवेयर लाके ऑपरेशनल इंस्टॉल कर दिया होगा, बस सिंपल। और इस सवाल में एक चीज नोट करें कि वो ये नहीं बता रहा इतने अरसे से इतने अरसे खर्चा हुआ है, बस वो अरसा बता ही नहीं रहा, क्योंकि जो खरीदी हुई चीजें होती हैं उसका अरसा नहीं बताया जाता, उसकी डेट बताई जाती है। तो किस दिन हमने खरीद लिया समझ लें, मुआहिदा कब किया था? 1 अगस्त को। बाद में वो जिस कंपनी से मैंने खरीदा वो खुद लगी रही होगी बनाने के लिए, मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने तो उनसे ऑर्डर किया था 1 अगस्त को और मुझे बनी बनाई चीज किस दिन मिल गई? तो मेरे लिए परचेज सॉफ्टवेयर है। IAL incurred following expenditure in process in respect of ERP software। परचेज प्राइस, इसमें 15% क्या है? हम आसानी के लिए ज्यूम करेंगे नॉन रिफंडेबल। कल मैं ज्यूम करूंगा रिफंडेबल, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, लेकिन फिलहाल हमें ज्यूम करना है नॉन रिफंडेबल आसानी के लिए।
नॉन रिफंडेबल का मतलब है ये जो कॉस्ट है इसको टच ना करें, 115 ही ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग पे हमारा कंट्रोल है स्टाफ पे, या वो छोड़ के जा सकता है? तो इसको इस 115 को क्या कर दें, कैपिटलाइज, 2 रुपए को एक्सपेंस आउट। अच्छा जी, कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर ईआरपी, कंसल्टेंट से हमने राय ली है कि ईआरपी को किस तरह प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करें। इज इट नेसेसरी कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट, तो इसको भी क्या कर दें, मशवरा तो जरूरी होगा इसको इंस्टॉल करने से पहले। अच्छा, ईआरपी सॉफ्टवेयर की लाइफ कितने साल है, नए वाले की या हमारे ऊपर वाले की? पहले कोई पुराना सॉफ्टवेयर था जिसका नाम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, लेकिन अब एक बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर खरीदा जिसका नाम ईआरपी सॉफ्टवेयर है। नए वाले की लाइफ कितनी है, 15 साल। लेकिन जब हम इसकी कॉस्ट को 120 रुपए कॉस्ट बनेगी ना, जब हम इसकी कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 15 साल से, तो ये कितने अरसे की अमोर्टाइजेशन आएगी, 1 साल की। लेकिन हमने ऑपरेशनल किस दिन की है, तो अमोर्टाइज कितने महीने पे करेंगे, इस साल सिर्फ 15 साल तक फायदा देगा, लेकिन हमारे साल कितने महीने फायदा दिया, अप्रैल, मई और जून, तो 3/12 का फैक्टर भी लगाएंगे। अच्छा, हाउएवर आईएल एक्सपेक्ट्स टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, कहता है 15 साल पे आपने अमोर्टाइज नहीं करना। एक गाड़ी है 50 साल फायदा देके जा सकती है, मैंने पहली क्लास में बात की थी। आपकी नीयत है 10 साल आपने फायदा उठाना है, आप कितने साल पे अमोर्टाइज डिप्रिशिएट करेंगे, 10 साल पे, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर वैसे कितना अर्सा चल सकता है, 15 साल, लेकिन मैंने कब अनइंस्टॉल कर देने, तो इसलिए फिर कितने अरसे पे अमोर्टाइज किया जाए, 10 साल पे। नेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, देख लेते हैं उसका क्या करना है। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम रिडंडेंट, वो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, एंड इज ऑफ नो यूज फॉर द, एग्जिस्टिंग को वैसे कब तक इस्तेमाल करेंगे, सोचें एग्जिस्टिंग को। और भाईजान यकम अगस्त को अगर आप इस्तेमाल, यकम अगस्त तक उसे इस्तेमाल करेंगे तो अगस्त से लेके आप यकम अप्रैल तक बीन बजाएंगे बैठ के, फिर किस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे? तो आपके जहन में क्या आ रहा है, एग्जिस्टिंग को कब तक चला दें? रिडंडेंट करने का मतलब है अनइंस्टॉल करना, तो अनइंस्टॉल इसको किस दिन करें, जब नया ऑपरेशनल हो जाए। नया ऑपरेशनल कब होना है, अब आपने घर के अंदर फ्रिज लगाना है, तो पुराने फ्रिज को कब तक आप रखें, तो आप तो अगले 1 सेकंड तक रखेंगे, ओए मेरा पानी ठंडा होने तो ठहर, 1 सेकंड तक आप पिछला फ्रिज लगाए रखेंगे, जैसे ही नया फ्रिज आएगा फिर आप उतारेंगे उसको, बल्कि थोड़ी देर पुराने को लगाए रखेंगे कि नए ने भी टाइम लेना है। तो इसलिए पुरानी चीज को कब तक इस्तेमाल किया जाता है, पुराने मोबाइल को कब तक आप अपने पास रखते हैं, जब तक नए में डाटा ट्रांसफर ना हो जाए, जब तक नया ऑपरेशन ना हो जाए, वरना नया आके पड़ा रहते डाटा ट्रांसफर नहीं होता, पुराने पे लगे रहते हैं आप। तो पुराने सॉफ्टवेयर को कब तक इस्तेमाल करेगा रे तू, जब तक नया नहीं आएगा। तो बता दें पुराने को डेप्रिशिएट कितने महीने करेंगे, 9 months। पुराने को डेप्रिशिएट कितने महीने करेंगे, 9 months। एंट्रियां बोलो कितनी होंगी, एंट्रियां कितनी होंगी, एंट्रियां पुराने को करेंगे अमोर्टाइज, पुराने को करेंगे अमोर्टाइज 9 महीने, पुराने को अमोर्टाइज करेंगे 9 महीने, पुराने के डिस्पोजल की एंट्री करेंगे, नए के खरीदने की एंट्री करेंगे, नए को अमोर्टाइज करेंगे, तो कितनी एंट्रीज बन गई, 4। आप कह रहे होंगे 2 अमोर्टाइजेशन इकट्ठी हम कर रहे थे, इस वजह से हमारी 3 थी। अच्छा, जवाब तो देना आता है आपको। अच्छा, पुराना कब तक इस्तेमाल होगा, यकम अप्रैल तक या 31 मार्च तक, जो भी आप पसंद करें। पुराना 9 महीने इस्तेमाल होगा। पुराना डिस्पोज किस दिन होगा, यकम अप्रैल को, रिडंडेंट कर देंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। कैश कितना आएगा डस्टबिन की तरफ से, इस तरह तो नहीं होगा कि वो जो है दांत आप रख देंगे और सुबह उठेंगे परी 10 रुपए दे के गई होगी आपको, वो तो अम्मी अबू रखते होते थे तकिए के नीचे, आप दांत रखते थे सुबह पैसे आए होते थे, तो इस तरह तो नहीं होगा। जब सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, बास्केट से पैसे आएंगे, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, तो रिसाइकिल बिन कुछ दे के जाएगी, तो पुराना सॉफ्टवेयर कितने का बिकेगा, 0 का, और नया सॉफ्टवेयर खरीदा जाएगा, और उसके बाद नए सॉफ्टवेयर की क्या होगी, इन सारी एंट्रीज में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 4 एंट्रीज करते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट भी मैंने ज्यादा बताया। पुराने को अमोर्टाइज करें 9 महीने, पुराने को अमोर्टाइज करें 9 महीने, पुराने की कॉस्ट ऊपर जाएं, आसमान पे जाएं, पकड़ के लाएं पुराने की कॉस्ट 80 रुपए। बस भाई मैं 1 मिनट दे रहा हूं।
4 एंट्रीज कर ली, हाथ खड़ा कर दें। आखिरी पे उंगली रखो, आखिरी पे जी, इधर किसने की है? आखिरी पे उंगली रखें। 7 रुपये, आखिरी 7 रुपये। 3 आखिरी, 3 आखिरी। और किसने की? आखिरी एंट्री जी, आखिरी एंट्री जी, आखिरी एंट्री 3 पे मारुति कर एंट्रियां भाई। F2 को ये इजी ना ले। आपने शायद मेरे से टेक्स्ट पढ़ा हुआ है पहले, टेक्स्ट की बनिस्बत सुन लो, इसमें डबल एफर्ट चाहिए। FAR2 में डबल एफर्ट, उसको घंटा पढ़ते थे, इसको 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। FAR2 डबल एफर्ट मांगेगी आपकी, हल्की फुल्की से काम नहीं चलेगा। ओके 31 मार्च 16, पुराने को अनइंस्टॉल करने से पहले उससे अमोर्टाइज तो करें ना। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। पुराने की कॉस्ट 80। और भाईजान वो नए की लाइफ नहीं पकड़नी थी, पुराने की लाइफ पकड़नी थी। पुराने की कॉस्ट डिवाइड बाय पुराने की लाइफ की 1 साल की अमोर्टाइजेशन होगी। ये पिछले साल के एंड तक की है, मुझे फिर फिलहाल इस साल की चाहिए। 80 डिवाइडेड बाय इनटू जो इस साल के 9 महीने की अमोर्टाइजेशन है 12 रुपए, ये इस 48 में पड़ी है? नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये किस साल तक की अमोर्टाइजेशन है? पिछले साल तक की, इसलिए इसमें ये नहीं पड़ी। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, सवाल ने लिखा हुआ था कि द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिकेम रिडंडेंट एंड इज ऑफ नो यूज। किसी को बेच भी नहीं सके हम, और कहीं रख के कोई पैसे भी नहीं आए, कोई नीलामी भी नहीं कर सके। तो पुराने को बेचना है या अनइंस्टॉल करना है? कितना कैश आया अनइंस्टॉल करके? 0। आप अपने मोबाइल से कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर दें तो मोबाइल आपको 10 रुपए निकाल के देके जाता है। किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो अपनी बुजुर्गी क्लास के बाद आके बताए, सबके सामने अपनी बुजुर्गियां ना बताया करें। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन में बैलेंस, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन को डेबिट करें। ब्रॉड डाउन कॉस्ट, अकामुलेटेड, ब्रॉड डाउन अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन इस साल की 12 टोटल। कैश अकाउंट में कितना डालें? अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट से कितना निकालें? सॉफ्टवेयर कॉस्ट अकाउंट्स में कितना पड़ा हुआ है बैलेंस? 80। इसको कैंसिल कर दें, खत्म कर दें। जब बच्चा जाता है तो अपना बैग लेके जाता है, जब एसेट जाता है तो कमर डिडक्शन अकाउंट को भी लेके जाता है। आप बता दें सारा का सारा ही लॉस आ गया। आप यार ज़बानी भी इसको देखा करें। 20 रुपए वैल्यू रह गई थी ना इस चीज़ की। बीवी कितनी है? कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन बीवी आ जाती है ना। तो बुक वैल्यू इसकी 20 है। 20 वाली चीज़ कितना दे के गई? 20 वाली चीज़ चपेट मार के गई, तो फिर नुकसान कितना हुआ? इस नुकसान को हमने नोट में नहीं कहीं लेके जाना। डन। अब नए को क्या करें? अमोर्टाइज। पाइजन पहले खरीदते रहने दो, पहले तुम अमोर्टाइज किया है, खरीदे बगैर ही अमोर्टाइज। अभी आपने BMW खरीदी नहीं, उससे पहले BMW को डेप्रिशिएट करके खुश हो रहे हैं जी भाईजान। यकम अप्रैल को नया आ गया। इट बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम अप्रैल 16। हमने परचेज करना था, बना बनाया, तो उन्होंने आके बस ऑपरेशनल कर दिया यकम अप्रैल 16 को जी। 115 और 5, इसको कैपिटलाइज कर दें। चलो ERP सॉफ्टवेयर कर दो, जो मर्जी कर दो। सॉफ्टवेयर के नाम से मैंने एक ही अकाउंट बनाना है वैसे।
कितना 120 प्लस 115 प्लस इज इक्वल टू 120। एक्सपेंस जनरल एंट्री इस पेपर में मांगे तो फिर 2 रुपए को भी लिफ्ट कराएंगे ना। जनरल एंट्री ये 7 वाले ने नहीं की हुई, उसकी सुस्तियां देखें, चुस्तियों में बदल रही हैं। अब कैश क्रेडिट करते हैं पूरा 120। इस 120 को क्या कहते हैं और 2 रुपए को क्या कहते हैं? 120 को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और 2 रुपए को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये कहां चला जाएगा? फॉरन P&L में, P&L में नहीं, फॉरन P&L में। और ये 120 रुपए ऐसा ऐसा डेप्रिसिएशन के नाम से P&L में जाएगा जी। 30 जून 16 अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन नवे की कॉस्ट 120। 2 लाइफ्स दी हुई है 15 और 10। कल याद कराइएगा, इन पे दोबारा बहस करूंगा 15 और 10 पे। 15 से डिवाइड करूं 10 से, वो चीज 15 साल हमारा साथ दे के जाएगी, लेकिन हमारा इरादा इससे फायदा कितना लेंगे? सिर्फ 10 साल। लेकिन ये फैक्टर डेप्रिसिएशन देगा, अमोर्टाइजेशन देगा 1 साल की। मैंने खरीदा कब है? 1 अप्रैल को। पुराने को 9 महीने इस्तेमाल किया था, वो 9/12 कर दिया। नए को 3 महीने इस्तेमाल किया इंटू 3/12। चलेंगे 7 वाले वो गले मिल रहे नहीं मिल रहे? इसी को वो मैं कल इसी को बस सवाल को करके आना एक दफ़ा, नोट नहीं बनाना अभी इसका, वो कल बनाएंगे इंशाल्लाह।